खुशामदीद, आदाब, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। जनवरी की 12 तारीख सन 2025 इतवार का दिन है और आज इतवार की सुबह में जहां आप सबका खुशामदीद है प्रोग्राम सलाम जेके में, वहीं पर हम आपको बताते चले कि तय फॉर्मेट क्या है। आज जो खबर तजिया तबसरा आपके सामने रखने जा रहे हैं, खबर जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज से और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के बड़े फैसले की भी बात। न सिर्फ बात बड़े फैसले की बल्कि बात वजीर आज़म के दौरे की भी होगी। मामला सेहत का भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और सरहदी इलाकों की सूरत हाल पर भी आपको रूबरू करने की कोशिश करेंगे। यौम अतफाल का दिन तो अभी दूर है, लेकिन अतफाल के हवाले से हुकूमती इदारे कितने संजीदा है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की जो हुक्मनामा है उसको किस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, उस पर भी एक तजिया तबसरा रखने की कोशिश करेंगे। कुछ खबर और भी होगी देश दुनिया की, लेकिन ज़रा मामला आपका भी होगा। सेहत के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और बात आपकी इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आखिरी 10 मिनट आपके साथ हम बिताएंगे, जहां पर आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इदारे इस वक्त नई मनसूबाबंदी कर रहे हैं साल 2025-26 के हवाले से, तो वो उस मनसूबाबंदी को सही तरीके से कर सके, क्योंकि जब आप अपना फीडबैक वहाँ पर देंगे। आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और ऑफिशियल वेबसाइट पर। न सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे बल्कि लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि आपको फटाफट से हर बार जम्मू कश्मीर के हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने का मौका मिल सके। और आप और हम मज़ीद गुफ्तगू वहाँ पर करते हैं जब आप इनबॉक्स में कुछ मामलात, कुछ मैसेज हम तक पहुँचाते हैं, कुछ वीडियोज़ पहुँचाते हैं जिन्हें हम अपनी राब्ता साइटों पर ज़रूर जगह देते हैं। ये प्यार, ये तनकीद, ये मोहब्बत ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी तनकीद ही हमारे लिए मशअले राह है। इससे हमें मुस्तकबिल के प्रोग्रामों को तरतीब देने में मदद मिलती है। तो इन तमहीदी कलिमात के साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं और देखते हैं कि आज तवारीख के अहम तरीन वाक़ात में कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो आसिफ रशीद मेरे साथी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आसिफ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एतवार का दिन, जनवरी की 12वीं तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन भर की अहम और बड़ी खबरों पर हमारी नज़र प्रोग्राम में रहेगी। लेकिन कोशिश प्रोग्राम सलाम जेके में हमारी ये भी रहती है कि जहाँ छुट्टी का दिन है, मुख्तलिफ कामों से आज ज़रा आपको राहत मिलती है, घरों के अंदर मसरूफ़ होते हैं, लेकिन इन सब के बीच में ख़बरों से बाखबर रहें। मकामी सतह पर, कौमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या इस वक्त सबसे ज़्यादा खबरों में है जिन पर तज्ज़िया और तबसरा करना लाजमी हम समझते हैं। और आज भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमारी कोशिश रहेगी, ये सिलसिला जारी रहेगी, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे इंपॉर्टेंट है। तारीख के आईने में ज़रा आज जनवरी की 12 तारीख को देख लेते हैं और आज पता चलता है कि 1708 में छत्रपति शिवाजी महाराज हुक्मरान बने। आज के दिन उन्होंने इक़्तिदार संभाला। 1708 दिन आज का था। 1866 में आज ही के दिन लंदन में रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी का क़याम अमल में आया। 1866 तारीख आज की आती है। 2002 में 23 बरस कबल पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पर पाबंदी का ऐलान किया। 23 फरवरी 2023 को जनरल परवेज मुशर्रफ का इंतकाल हुआ और 2002 में जब वो हयात थे तो बतौर सदर उन्होंने पहला बड़ा काम किया और न सिर्फ लश्कर और जैश पर पाबंदी आयद की बल्कि हिंदुस्तान को जो मतलूबा नाम थे वो सौंपने से, जिनको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का भारत की तरफ से फहरिस्त में जिनको रखा गया था, भारत को सौंपने से इनकार भी इसी दिन हुआ था। 2006 में सऊदी अरब के मिना में भगदड़ मचने से 362 हाजियों की शहादत आज के दिन हुई। 2008 में कोलकाता में आतिशज़दगी के एक भयानक वाक़े में 2500 दुकानें खाकस्तर हुई। इसके अलावा 2009 में मौसीकार AR रहमान मुमताज़ गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी बने। दिन आज का था। 2000 में बरतानिया ने फौज में हमजिन्स परस्ती पर लगी पाबंदियां हटा ली। 2010 में कैरिबियाई मुल्क हैती में ज़बरदस्त ज़ल्ज़ला आया और आज ही के दिन जो मकामी मीडिया तब तक रिपोर्ट कर रहा था, बाद में सरकारी तौर पर तस्दीक हुई, 30,000 अफराद की मौत हुई है। 1933 में अमरीकी कांग्रेस ने फिलिपाइन की आज़ादी को आज के दिन तस्लीम किया। 2005 में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अमरीश पुरी का इंतकाल हुआ। 1932 में पैदा हुए।
लेकिन इंतकाल आज के दिन उनकी जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता शख्सियात हैं बिलखुसूस वो उनकी खिदमात को याद कर रही हैं। 2005 में आज के दिन वो चल बसे थे। 1931 में मशहूर उर्दू शायर अहमद फराज का भी जन्म हुआ। उनकी अद्दी खिदमात को भी आज खूब सराहा न सिर्फ जा रहा बल्कि याद किया जा रहा है। और 1940 में दूसरी आलमी जंग के दौरान सोवियत यूनियन ने फिनलैंड के शहरों पर बमबारी आज ही के दिन की, और ये वो दिन था जब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आप सब जानते हैं दूसरी आलमी जंग के दौरान एक दूसरे को निशाना बनाने का सिलसिला हम देख रहे थे। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें आपके सामने, अहम तरीन वाक़यात हमने हिस्ट्री ऑफ द डे में या इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा तो चंद वाक़यात, एक तवील फहरिस्त होती है जिसमें अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखते हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज का दिन काफ़ी अहम है, बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है, बहुत कुछ हो चुका है, दिन भर जो घटना है उस ताल्लुक से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा मौसम का अपडेट आप सबको देते चलें। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मौसम तब्दील गुज़श्ता 12-15 घंटों में नहीं हुआ है, लेकिन आइंदा 48 घंटों में तब्दीली के इम्कानात हैं। रात भर पूरे खित्ते के अंदर दोनों सूबों में ज़बरदस्त किस्म की सर्दी रही है। मनफी दर्जा हरारत अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग हिस्सों के अंदर, बिलखुसूस कश्मीर सूबे के अंदर जहाँ पर माइनस टेम्परेचर की वजह से कई एक जगहों पर जो आप कह रहे हैं कि ठिठुरती सर्दी से लोग कई एक जगहों पर मजबूर हैं। नुक्ता अंजुमात से मुसलसल दर्जा हरारत नीचे चल रहा है। 15 और 16 जनवरी को चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान महकमा मौसमियात के दफ्तर से जो तस्दीक की गई है कि 15 और 16 जनवरी के बाद मौसम थोड़ा सा तब्दील होगा। लेकिन इन सब के बीच में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फिलहाल आप अगर ये तवक्को कर रहे हैं कि मौसम तब्दील होगा, आज फिलहाल किसी किस्म की राहत नहीं है। अलग अलग मकामात पर, बिखरे हुए मकामात पर 15 और 16 के बाद बदलते मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया है। लेकिन इस वक्त चिल्ला कलान की शिद्दत मुसलसल बरकरार है। आपको याद होगा कि दर्जा हरारत मनफी जा रहा है और -3, -5, -8 तक भी ये दर्जा हरारत जो है वो देखने को मिला है गुज़श्ता दिनों के दौरान। और अब जो सूरत हाल है वो यही है कि रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 12 तारीख से 14 तारीख के दरमियान मतला बरालूद कई मकामात पर ज़रूर देखने को मिल सकता है, ताहम बर्फ़बारी का कोई भी इम्कान नहीं होगा। ताहम 15 और 16 तारीख को बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी के आसार जो है वो नुमायां हो रहे हैं। मगरिबी हवाओं का असर अगरचे हल्का सा ज़रूर वादी कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शदीद सर्दी जो वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है वो मुसलसल है। सूबा जम्मू के अंदर रात देर के धुंध की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई थी उसमें थोड़ी सी राहत तब मिली जब हल्की से दरमियाना दर्जे की बूंदाबांदी जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुई है, जिसकी वजह से धुंध जो था, धुंध का जो असर था और जो ठंड का असर था वो लगभग ना के बराबर हो रहा है, लगभग खत्म हुआ है। प्रोग्राम के आखिर पर जरूर आपको बताएंगे कि रात का दर्जा हरारत किस तरीके का है। ताहम जब हम कौमी शाहराहों की बात करते हैं जिनमें सबसे अहम तरीन शाहरा जो है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है, जो मुसलसल चल रही है और दोनों तरफेन से गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। सिर्फ महकमा ट्रैफिक की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सफ़र करते हुए आप एहतियात करें, ओवरटेकिंग ना करें, स्पीड से ना गाड़ी चलाएं और स्पेशली जब आप टनल को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद सूरत हाल को और ज़्यादा मोहतात अंदाज से आगे चलाएं और देखते हुए आगे बढ़े। एक तरफ से ये है मुगल शहरा की सूरत हाल पहले ही आपके सामने है। ताहम फ़िज़ाई परवाज़ों की जहाँ तक हम बात करें तो कल थोड़ा सा तनाव ज़रूर श्रीनगर के अंदर देखने को मिला था जब सुबह कुछ डिले परवाज़ें हो रही थी, लेकिन आज जो सूरत हाल है मतला बरालू ज़रूर है, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, जिसकी वजह से श्रीनगर पर मुंतज़िर जो लोग हैं जिन्हें दिल्ली और दीगर रियासतों की ओर जाना है, जहाज़ों का आना जाना लगातार जारी है। क्योंकि जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर रात भर मूसलाधार बारिशें हुई हैं और मरकज़ी महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे सर्दतरीन रात जो है वो कल दिल्ली के अंदर गुजारी गई है। और इस तरीके से वहाँ पर भी जो धुंध और कोहरा था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि रात भर ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं, जिसके बाद आज सुबह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से भी परवाज़ें जो है वो थोड़ी सी ताख़ीर के साथ लेकिन चलती हुई नज़र आ रही है। इधर रेलवे महकमे की तरफ से भी कोई ज़्यादा पेशन गोई नहीं है, ट्रेन एज़ पर सेट शेड्यूल चल रही है। श्रीनगर जम्मू की आने वाली जो ट्रेनें वो सिस्टम के हिसाब से है और फिर जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेन हमारी चल रही है नॉर्थ टू साउथ उसमें भी ज़्यादा कोई तब्दीली अभी तक नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरीके से मौसम का मिजाज, कौमी शाहरा की खबर और साथ साथ जो दीगर मामला हमारे रसूल रसाइल के हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। मौसम के मिजाज के बाद ज़रा बात हुकूमत के इदारों की करते हैं।
क्योंकि हुकूमती इदारे एक बड़ी पहल कर चुके हैं और मरकजी वजारती खजाना से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमा खजाना की तरफ से रात देर गए इस हुक्मनामे का बाज़ाब्ता तौर पर इजरा कर दिया गया, जिसके बाद तमाम हुकूमती इदारों पर यह तंबिया कर दिया गया कि अब आने वाले दिनों में उन्होंने किस तरीके से काम करना है। नकाब पोशी की गई है, यानी नकाब हटा दिया गया है उस मंसूबे से जो तरतीब दिया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अब किफ़ायत शारी के साथ तमाम काम किए जाएंगे। खर्चात पर पाबंदी आयद लगा कर दी गई है और नए असामियाँ नहीं क्रिएट की जाएंगी, यानी नई पोस्ट को क्रिएट करने पर भी फिलहाल वजारत खजाना और महकमे खजाना की तरफ से पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने उस बड़े फैसले पर काम शुरू किया है जिसे कहा जा रहा है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और इसके तहत फिलहाल 10% जो है वो इकोनॉमिक कट लगा दिया गया है तमाम खर्चाजात पर। 10% का कट लगा दिया गया है तमाम खर्चाजात पर। और ये खर्चाजात कौन से हैं जी? जिसमें ये कहा गया कि एग्जिबिशंस करनी है। हम अक्सर देखते थे कि कहाँ पर एग्जिबिशन है, मुंबई में, कहाँ पर एग्जिबिशन है जी, लंदन में, कहाँ पर एग्जिबिशन है, वहाँ पर है। टूरिज्म और इंडस्ट्री के हवाले से बहुत सारे सेमिनार्स, वॉक्स, मैराथन्स होती थी। इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है कि बैरून रियासत कोई भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी इस तरीके का कदम जो है वो नहीं उठाया जाएगा। ये हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया। न सिर्फ इतना बल्कि ये भी साफ कर दिया गया है कि अब हुकूमत जो है वो कोई भी नया पोस्ट यानी नई असामियां क्रिएट नहीं करेंगी। जिस तरीके से हम पिछले दिनों देख रहे थे कि कई असामियां क्रिएट करने की बातें हो रही थी, बल्कि ये कहा गया कि जो हमारा सिस्टम है जहां पर खाली असामियां पड़ी है उनको ही पुर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। जम्मू कश्मीर खजाना महकमे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक मूव किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अब हमने तमाम अखराजात पर नज़र रखनी होगी और हर एक खर्चे पर जो है वो नज़र रखने के साथ साथ उसमें कटौती करनी होगी, जिनमें सबसे पहले कटौती का ऐलान ये कर दिया गया कि रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंचर्स के तहत ये कहा गया कि सेमिनारों पर, कॉन्फ्रेंसों पर, वर्कशॉपों पर जो सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता था उस पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। कहा गया कि जो कुछ करना है जी आप शहर के अंदर होकर ही करें। दूसरी बड़ी बात, जब आप बाहर जाते थे तो आप एयर ट्रैवल किस तरीके से करते थे, उस एयर ट्रैवल पर भी फाइनेंस मिनिस्टर की कंकरेंस को अब लाजमी करार दिया गया, मंजूरी को लाजमी करार दिया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह साफ कर दिया गया कि लास्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के जो रेवेन्यू एक्सपेंचर है वो 30% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और इसी तरीके से मार्च के आसपास जो है वो 15% की एलोकेशंस उन तक जो है वो होनी चाहिए। आगे ये कहा गया कि जितनी भी मीटिंग्स करनी है, कोई भी प्राइवेट हॉल के अंदर, प्राइवेट होटल के अंदर, प्राइवेट कहीं पर भी ये मीटिंग्स नहीं होंगी, बल्कि तमाम मीटिंग जो होंगी वो सरकारी हॉलों के अंदर होगी, सरकारी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर होगी, ताकि ये बजट एलोकेशन जो है वो बढ़ाई जाए और ये कैप जो है वो तमाम कॉन्फ्रेंस और सेमिनारों पर भी कर दिया गया है। रीअपॉइंटमेंट यानी मुलाजिम सबकदोश हो गया, रिटायर हो गया और उसे दोबारा एम्प्लॉयमेंट भी दी जा रही थी, उस रीएम्प्लॉयमेंट पर भी और प्रिपरेशन और ऑगमेंटेशन पर भी फिलहाल जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। नए पोस्ट को नहीं लगाया जाएगा, इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। नए पोस्ट क्रिएट नहीं किए जाएंगे, पाबंदी आयद कर दी गई है। इकोनॉमिक क्लास के तहत तमाम अफसरान जो है वो सफ़र करेंगे, बाई एयर अगर जाना होगा उसको लेकर भी एक सिस्टम बनाया गया है। फिर बैरून मुल्क यानी फॉरेन ट्रिप पर जो अक्सर हम देखते थे कुछ अफसरान जाते थे फॉरेन ट्रिप पर, उस पर भी पाबंदी फिलहाल आयद कर दी गई है और कहा गया कि रियासती खजाने महकमे की मंजूरी के बगैर कोई भी अफसर जो है वो नहीं जा सकता है और वजीर आला की नोटिस में लाने के बगैर ये मामला जो है वो नहीं चल सकता है। तो ये एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। अब आपको पता होगा कि ये मामला क्यों सामने आया है। हमारे जो खजाने हैं, रियासत का जो खजाना है वो ऑलमोस्ट खाली है, क्योंकि मुलाजमीन का जीपी फंड टाइम पर नहीं है, मुलाजमीन की तनख्वाहें कहीं पर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा नहीं है, लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हुकूमत
हुकूमती इदारे अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उन पर खर्चा जात हो रहा है और जो सरकार खर्चा कर रही है उस पर कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाई जाए, उस पर कम किया जाए ताकि स्टेट पर ज़्यादा बोझ ना हो। इस बीच खबर यह भी है कि नई गाड़ियां खरीदने पर भी फिलहाल मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और यह हुक्मनामा रात देर गए फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसे आज से नाफिजुल अमल कर दिया गया है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मंसूबे मुकम्मल हैं इस महीने के आखिर तक या जो माली साल का जैसे आप क्लोजिंग डेज की तरफ जाएंगे तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मंजूर किया जाएगा या फराहम किया जाना है, जो इस ऑर्डर के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। जो काम मुकम्मल हो चुके हैं, आधे अधूरे कामों पर जो इस साल कंप्लीट ही नहीं होंगे उन पर गैर जरूरी तौर पर किसी भी तरीके से पैसा खर्च हो, इस चीज से बचने के लिए कहा गया है। यानी मुकम्मल तौर पर जो गैर जरूरी अखराजात है उससे बचने के लिए तमाम लोगों को कह दिया गया है, खासतौर से सरकारी अफसरान। अब जब सरकारी मुलाजमीन या अफसरान की बात हो रही है तो एक और खबर से आपको जरा रूबरू करवाते चले, और ये खबर चूंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज के चार्जेस कई लोगों पर लगे और खबर ही कुछ ऐसी है जहां पर सरकारी मुलाजमीन कुछ रिटायर्ड हो चुके, कुछ हाजिर सर्विस है जिन पर कार्रवाई हुई। एक केस चल रहा था जिसकी तहकीकात जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच विंग कर रही थी, जम्मू की जो स्पेशल विंग है वो कर रही थी, और इन सब के बीच में कार्रवाई के दौरान 10 अफसरान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये 10 के 10 अफसरान जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जिनमें 2 रिटायर्ड मुलाजमीन है, एक पुलिस एहलकार भी हैं। जब इन पर FIR लगी तो 10 सरकारी मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज करते वक्त जो हवाला दिया गया है उसके मुताबिक ये तमाम लोग जो फौज डॉक्यूमेंट्स या जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करके अपना काम इस वक्त चला रहे थे, जिस पर ये संगीन इल्जामात लगने के बाद अब कार्रवाई यहां से आगे बढ़ी। जिन 10 लोगों पर इल्जामात न सिर्फ थे बल्कि कार्रवाइयां हुई क्राइम ब्रांच जम्मू की तरफ से, उसमें जो तस्दीक की गई है इनमें 2 रिटायर्ड मुलाजमीन भी शामिल हैं। और इसके अलावा फेक डॉक्यूमेंट्स का जो इल्जाम लगा, इसमें यह भी पुलिस की तरफ से कहा गया कि जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल करके जाती मफादात के लिए काम होते रहे, और हाजिर सर्विस एहलकार जिसमें महकमा माही परवरी या फिशरीज के जो डिप्टी इंस्पेक्टर है, साबिक फॉरेस्टर एक शामिल हैं, इसके अलावा IRP के हेड कांस्टेबल हैं। इन 10 लोगों में इन लोगों का नाम शामिल है। सरकारी मुलाजमतों और प्रमोशनल फवाइद हासिल करने के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया। अदालत के सामने जाली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज हुआ, और क्राइम ब्रांच की रिलीज के मुताबिक शौकत अली वल बशीर अहमद जो जिला कठुआ के रहने वाले हैं, उनकी शिकायत पर फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट मोहम्मद फरीद जो कठुआ के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इल्जाम यह था कि उन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजमत हासिल करने के लिए 8वीं जमात के जाली स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल किया, जिसको इस्तेमाल बाद में किया गया। इसके अलावा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जम्मू की मुवासलत पर प्रवीण कुमार, ये ठंडी खुई के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से भी शिकायत दी गई और कहा गया कि साबिक फॉरेस्टर गुरबीर सिंह रू अखनूर के जम्मू जिले में जो आता है, डिप्टी फॉरेस्टर के तौर पर प्रमोशन हासिल की, तरक्की हासिल की, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट थी वो फर्जी इस्तेमाल करने का इल्जाम है, तो इन पर भी FIR लग चुकी है। इसके अलावा एक और शिकायत लाल हुसैन की तरफ से की जाती है, इस शहरी की तरफ से। कमांडेंट जो IRP में 15वीं बटालियन में जम्मू में, उनकी शिकायत पर एक हेड कांस्टेबल मोहम्मद मुंशी जो राजौरी के रहने वाले हैं, महकमा पुलिस में सरकारी मुलाजमत हासिल की, लेकिन फर्जी काबिलियत सर्टिफिकेट जो एलिजिबल क्राइटेरिया होता है उसमें सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती, वहां पर एक सर्टिफिकेट बनाई जो जाली थी। जम्मू में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में यह भी कहा गया कि तहसील डंसा जिला जम्मू की शिकायत पर एक शहरी जो मोहम्मद यासीन जिसका नाम बताया जाता है, इसने अदालत में 7 अफराद के खिलाफ, एक अब्दुल करीम, दूसरा मोहम्मद यूसुफ, तीसरा मोहम्मद हुसैन, चौथा हुसैन मोहम्मद, 5वां अब्दुल गफूर, और ये तमाम नगरोटा कपर जम्मू के रहने वाले हैं। छठा नज़ीर अहमद जो कि कटल बटल जम्मू का रहने वाला है। सादिक मोहम्मद पलोड़ा अपर गुजर मोहल्ला जम्मू का रहने वाला है। जाली डॉक्यूमेंट्स इन तमाम लोगों ने तैयार किया और समझौता तैयार करने के बाद उसको इस्तेमाल में भी ऑफिशियल कामों के लिए लाया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच जम्मू जिन्होंने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि 4 मुकदमा जो 4 FIR लगी हैं, 1/2025, FIR नंबर 2/2025, FIR नंबर 3/2025 और FIR नंबर 4/2025 पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच जम्मू में दर्ज किए गए। हर मामले में मजीद तफसीली हकाइक से पर्दा उठाने के लिए तहकीकात इस वक्त जारी है। तो कुल मिलाकर 10 लोग जिन्होंने या तो मुलाजमतें हासिल की, इल्जामात हैं कि जाली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने हाजिर सर्विस मुलाजमीन है लेकिन प्रमोशन के लिए, तरक्की के लिए इन्होंने फौज डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया।
ये मुकदमात जो काफी वक्त से चल रहे थे, तहकीकात इसकी की जा रही थी, तो 10 लोग जिनमें 2 रिटायर्ड एहलकार हैं, एक IRP का कांस्टेबल है, पुलिस एहलकार है, इन 10 लोगों पर FIR ऑफिशियली जम्मू की क्राइम ब्रांच पुलिस ने दर्ज कर दी। चलिए 4 FIR दर्ज कर दी गई है और ये मामला फर्जी तौर पर डॉक्यूमेंट तैयार करके या तो मुलाजमत लेने का है या किसी न किसी तरीके से प्रमोशंस में आगे बढ़ने का है। फिलहाल गलत होता है और ये एक बार फिर साबित हुआ कि गलत काम से के ज़रिए से अगर आप करेंगे भी और फिर फारिग भी हो जाएंगे, तब भी जब ये पता लगेगा तो मुकदमा आपके खिलाफ होगा, कार्रवाई भी होगी। छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि रिजर्वेशन का मामला अगरचे आपको लगता है थमा है, ताहम अभी अंडरग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है, ज़ेरे ज़मीन क्या कुछ चल रहा है, उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सिर्फ आज का दिन और कल वज़ीर आज़म साहब की आमद कश्मीर है, इस पर भी बात करेंगे। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, इस पर बात करेंगे। और क्यों अतफाल पर मुंसलिक कमीशन को नहीं बनाया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है कि ये कमीशन बनना चाहिए था। अगर तमाम इक़दामात उठाए गए उसके बाद क्या ब्यूरोक्रेसी आड़े आ रही है या कुछ और मामला है, बताएंगे डिटेल में आपके साथ। इस खबर को हम छोटे से ब्रेक के बाद, अब बने रहेगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जय के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए और जरा बात करते हैं नौजवानों की, बात करते हैं रिजर्वेशन की, क्योंकि मामला जहां गुज़श्ता साल हमने देखा कि थमता हुआ नजर आ रहा था, मेंबर पार्लियामेंट के एहतजाज के बाद वज़ीर आला ने एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ मुलाकात की और यह लग रहा था कि शायद 3-4 महीने आराम से फिलहाल निकल सकते हैं। लेकिन इतलात और ख़बर यह है कि एक बार फिर रिजर्वेशन के मामले पर सबबंदी हो रही है और नौजवान न सिर्फ श्रीनगर के अंदर बल्कि सूबा जम्मू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से रिजर्वेशन एहतजाज को तैयार करने की कोशिशें की जा रही है। और ये पोस्टरबाजी और बैनर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर अवेजा और चस्पा भी किए जा रहे हैं। 70% आबादी को 30% अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो उनके सामने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई है, ये किस हद तक इंसाफ है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और न सिर्फ इतना बल्कि अब नौजवान घर घर जाकर रिजर्वेशन के मामले पर एक कैंपेन शुरू कर चुके हैं। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 70% रिजर्वेशन के मामले को, 70% पॉपुलेशन को 30% अपॉर्चुनिटी का फिगर बनाया गया है और फिर डोर टू डोर बाज़ाब्ता तौर पर पोस्टर कैंपेन शुरू किया गया। ये वो पोस्टर्स हैं जो आपको शहर श्रीनगर और मुख्तलिफ मकामात पर नजर आएंगे। पोस्टर्स न सिर्फ अभी नौजवानों के हाथों में है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस पर जो है अभी लिखा जा रहा है और मुख्तलिफ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तलबा तंजीमों के लीडर्स हैं या डॉक्टर्स हैं जो बाहर ज़ेर तालीम है, रियासत के अंदर ज़ेर तालीम है, वो इन पोस्टरों को काफ़ी संजीदगी के साथ ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक रायनामा को मुनज़्ज़म कराने की कोशिश की जा रही है कि मेरिट पर काम होना चाहिए और जिस तरीके से सियासी तौर पर काम कराने की कोशिश की जा रही है उससे बड़ी आबादी को नुकसान हो रहा है। आपको याद होगा कि रिजर्वेशन के मामले पर इसी तरीके से सोशल मीडिया साइट पर मेंबर पार्लियामेंट आगा सईदुल्लाह ने कहा था कि अगर मामला हल नहीं हुआ तो उमर अब्दुल्ला की दहलीज पर आकर वो एहतजाजी धरना देंगे। वो उन्होंने धरना ज़रूर दिया, जिसके बाद हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ और बहुत ज़्यादा वोकल आगा सईदुल्लाह मेहदी नौजवानों के मामले पर हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर लीडरशिप उनके खिलाफ थोड़ी सी ज़रूर दिखी हमें, लेकिन उसके बावजूद भी आगा रुल्लाह अपने स्टैंड पर कायम रहे। लेकिन उनकी बात अपनी जगह, नौजवान काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर इन दिनों ये खबर चल रही है कि किस तरीके का इंसाफ है और ये इंसाफ दिलाने के लिए घर घर
और दरवाजा जो है वो खटखटाया जा रहा है, रायमा को मुनज़्ज़म किया जा रहा है और ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से रियासत के नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीख बनाया जा रहा है और अगर आवाज़ नहीं खड़ी की तो आने वाली नस्लें बख्शेंगी नहीं। इस तरीके की बातें जो वो चल रही है, यानी ये वो कैंपेन है जो शायद अभी मीडिया की नजरों से ओझल है, जो शायद अभी आपके सामने नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर हमने 2 दिन के दौरान देखा कि मुसलसल इस कैंपेन में शिद्दत आ रही है। न सिर्फ हैशटैग्स बन रहे हैं, न सिर्फ ये पोस्टर्स लग रहे हैं, बल्कि घर घर जाकर भी इस कैंपेन को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ तबका है फिक्र के लोग, जिनमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मॉस्कॉम स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके हकूक पर शब खून मारा जा रहा है। रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर गर्माता हुआ इन दिनों सोशल मीडिया पर आपको नजर आएगा। बात यहां पर इसको छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने 6 माह का वक्त मांगा है और तलबा ने कहा था कि कुछ बीच का रास्ता भी निकालिए। वो बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इस बीच सोशल मीडिया पर हंगामा है। कल से सवाल और भी उठना शुरू हुए हैं सोशल मीडिया पर। यह कैंपेन उस वक्त जोर पकड़ रही है जब हम देख रहे हैं कि महकमा जल शक्ति ने 281 पोस्टें जेके पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर कर दी है। चूंकि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के टाइम जब 27 तारीख को एक मामला अदालत में पहुंचा था, समाअत हो रही थी, उससे पहले जब वज़ीर आला से मुलाकात की थी तो कहा जा रहा है कि उस वक्त यकीन दिलाया गया था कि तब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगी, फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी, खाली असामियों को पुर नहीं किया जाएगा जब तक नए सिरे से कोई पॉलिसी ना तरतीब दी जाए या मौजूदा पॉलिसी पर नजरसानी ना हो। जहां तक मुझे लेकिन जब शुरू हुआ तो कि शायद वज़ीर आला ने इस पर खामोशी की थी और उन्होंने कहा था कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी पर वो कोई बात नहीं करेंगे, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि ये सवाल जब सकीना तुझसे भी पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि हमने तो पोस्ट रेफर कर दिए हैं जी, वो सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन हमारी सब कमेटी भी बैठेगी, अदालत के अंदर भी मामला है वो देखा जाएगा। लेकिन मामला आपका सही है कि जब पोस्ट रेफर एक तरफ से हो रहे हैं, दूसरी तरफ से उसी पुराने निज़ाम के तहत नौकरियां लग रही हैं, तो यही वजह है कि सोशल मीडिया इन दिनों अब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या सियासी जमातों के लीडर्स भी इस सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब आगा रुल्ला कैंपेन का हिस्सा बने थे तो उन्हें कहना पड़ा था कि मैं एहतिजाज करूंगा और लीड करूंगा, और उनको लीड करनी पड़ी थी। क्या अब की बार भी वो लीड करेंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात वजीर आजम साहब की करते हैं, क्योंकि वजीर आजम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और दौरे से कबल उन्होंने कल ही ये साफ कर दिया है कि कितने वो मुतमईन हैं और कितने पुरुम्मीद भी हैं। मामला टनल का है, ज़डमो टनल की बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कल किया जाएगा और वजीर आजम साहब 10 साल के दौरान, अगर आप 10 ईयर का टेंटेटिव फिगर उनका देखेंगे तो ये उनका 12वां विजिट होगा जम्मू कश्मीर का। 10 साल के दौरान 12वीं मरतबा वजीर आजम जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और जम्मू कश्मीर दौरे से कबल जम्मू कश्मीर हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है और रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कल खुद इस टनल का भी मुआयना किया। उनके हमरा उनके एडवाइज़र और सूबाई कमिश्नर और दीगर अफसरान मौजूद थे और तमाम इंतजामात, सिक्योरिटी ड्रिल और तमाम चीज़ों को अज़ खुद उन्होंने मुशाहिदा किया है। और ये जब ये तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर उन्होंने डाली, उसका तुरंत जवाब वज़ीर आज़म साहब ने भी दिया और ये कहा कि मैं इंतज़ार में हूँ कि मैं कब जम्मू कश्मीर पहुँचूँ और ये सौगात रियासत की आवाम को दूँ। उमर अब्दुल्ला ने ज़डमो टनल की तस्वीरें दी, आई एम ईगरली वेटिंग माई ट्रिप, ये वज़ीर आला साहब ने किया, वज़ीर आज़म साहब ने किया और ये जब सामने आया तो उसके बाद और भी लोगों ने इस पर तनज़ किया, यानी उमर अब्दुल्ला पर तनज़ भी किया, जिनमें सजाद गनी लोन साहब का भी ट्वीट सामने आया और दीगर लोगों की तरफ से भी ट्वीट किया गया। बहरहाल अब जब सबकी नजरें आज कल पर रहेंगी, जब वज़ीर आज़म साहब सोनमर्ग पहुंचेंगे, ज़डमो टनल का इफ्तिताह होगा और वज़ीर आज़म के दौरे से कबल सिक्योरिटी सूरत हाल भी जायजा लिया गया है। एसपीजी ने पहले ही ज़डमो टनल के आसपास के इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन शहर श्रीनगर से लेकर गांदरबल और सोबा जम्मू के अंदर भी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। सिक्योरिटी को अपनी जगह पर हाई अलर्ट तो जरूर कर दिया गया है, ताहम सियासी पंडितों का मानना है कि वजीर आज़म साहब का यह दौरा तब हो रहा है जब रियासत के अंदर एक अवामी हुकूमत है और इस अवामी हुकूमत के दौरान वजीर आज़म साहब क्या कुछ सौगात लेकर आएंगे, क्या सिर्फ
एक बटन के जरिए दबाने से टनल का इफ्तिताह होगा, जो वर्कर्स वहां पर है उनसे मुलाकात होगी, या जो लोग वहां पर आए होंगे उनसे बातचीत होगी, या कि कुछ पॉलिटिकल स्टैंड भी कल क्लियर होगा, या डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर वजीर आज़म साहब कुछ देख कर भी जाएंगे, क्योंकि अब की बात जब जब भी वो आए हैं तो कुछ न कुछ दिया है। 2014 के टेन्योर से जब आप देखेंगे तो ये 12वां दौरा होगा वजीर आज़म का। पहला दौरा जुलाई 4 को 2014 में हुआ था, उधमपुर कटरा रेल लाइन के हवाले से उस वक्त भी बात हुई थी। माता वैष्णो देवी भी वो उस वक्त देखे, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था वो दिया था। 2015 में वजीर आज़म साहब दोबारा आए, बगलियार हाइडल पावर प्रोजेक्ट और दीगर मामलात को लेकर उनकी बात रही। 7 नवंबर 2015 को वजीर आज़म यहाँ पर आए तो बगलियार के मामले पर दोबारा रामबन और बानिहाल सेक्शन पर भी उन्होंने 80,000 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद 19 अप्रैल 2016 को जो मामला था उस पर भी वज़ीर आज़म साहब की एक फराख दिलाना इमदाद सामने आई है। अच्छा, फिर अप्रैल 2 को आप देखेंगे तो वज़ीर आज़म ने चिनानी नाशी टनल जो था उसका इफ्तिताह किया। फिर 3 फरवरी को दोबारा वो आए जब उन्होंने यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन, एम्स जम्मू और रिंग रोड की और बीपीओ बांडीपोरा गांधरबल का इफ्तिताह भी उन्होंने किया। 2021 में वज़ीर आज़म साहब जब आए तो ऑल पार्टीज मीटिंग भी की चेयर, और पॉलिटिकली भी कुछ बातें उन्होंने यहाँ पर की। 2023 में दोबारा उनका 2 दिन का टूर रहा, जिस दौरान कई फाउंडेशन स्टोन्स और कुछ चीज़ें उनकी तरफ से यहाँ पर रखी गई। 19 सितंबर 2023 में वो श्रीनगर आए, रैली से खिताब किया, और ये 2019 का ये माना जाता कि ये अहम तरीन दिन था जब वो वहाँ पर आए थे। फिर 20 फरवरी 2024 को 32,000 करोड़ रुपयों की लॉन्चिंग हुई थी, जब रेलवे, एविएशन, एजुकेशन और दीगर सेक्टर्स की तरफ वज़ीर आज़म साहब ने अपनी बात और पैसा का ऐलान किया। तो इस तरीके से 12वां दौरा होगा जी वज़ीर आज़म साहब का ये यहाँ पर, लेकिन सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर करके। मेंबर असम्बली, मकामी मेंबर असम्बली कंगन मेहर अली साहब से कल हमारे नुमाइंदे ने रात देर के गुफ्तगू की, उम्मीदों और टनल की इनाग्रेशन के हवाले से बात की। क्या कुछ मेहर अली साहब कह रहे हैं, जरा पहले उसको भी सुन लेते हैं और सीधे अपने नुमाइंदे सलीवानी के पास भी चलेंगे। आज अपने कीमती वक्त से आप यहाँ आए तो आपने मुझे वक्त दिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आ रहे हैं इस टनल की इनॉग्रेशन के लिए। तो ये जो टनल जो बन रहा है, इसकी वजह से हमारा जो कंगन का जो एरिया है इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। हर आदमी जो है उसके लिए फ़ायदे की बात है। टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलेगा, ढाबे वाले को बूस्ट मिलेगा, सुनो वाले को बूस्ट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में, डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर की अगर मैं बात करूँ। और फिर अगर मैं आपको बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊँ तो ये जो टनल की जो मैं आपको वक्त दूंगा थोड़ा सा, जो इसकी हिस्ट्री है वो, इसको जो स्टार्ट किया वो मेरे फादर साहब ने किया था, तब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे 2008 में। ये उनके दौरान में स्टार्ट हुआ। ये उनका बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक उनका विजन था आगे का। उनका विजन था कंगन के लोगों के लिए, उनका विजन था कि तब लोग बोलते थे कि मैं भी था, हम तब बोलते थे कि कब बनेगा ये टनल। तो ऐसा नहीं होता है, पर ये टनल बना, लोगों को फायदा हुआ, उनका विजन आज उनका ख्वाब पूरा हुआ। ये उन्हीं की मेहनत की वजह से ये टनल बना। तब उनने बहुत मेहनत की मियाँ साहब ने इस टनल के लिए, हर जगह गए, बीकन से बात की, हायर अथॉरिटीज में बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तब। तो उन्हीं की वजह से ये मेन क्रेडिट जो है, मेन जो स्टेप है, ये उन्हीं की वजह से बना। ये एक लीडर का विजन था, उनका विजन था कंगन के आवाम के लिए। तो दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार करते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ, मैं हम सब उनका बड़ा वेलकम कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, इस ठंड के मौसम में आ रहे हैं, टनल को इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद गांधरबल में जो और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारा पावर हाउस है वो भी जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारी जो ये पांडिश वाली जो रोड है, मणिगाम टू पांडिश की जो रोड है वो भी सैंक्शन होगी। कश्मीर में जहां पर वज़ीर आज़म का दौरा 24 घंटों के बाद होना, तैयारियां मुकम्मल है। वहीं गांदरबल के अंदर आज तमाम जो सरकारी दफातर हैं वो खुले रखने का फैसला किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से एक हुक्मनामा देर रात के जारी हुआ है, जिसके मुताबिक आज यानी 12 तारीख को, जहां पर इतवार है, छुट्टियां रहती है, लेकिन
हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन तमाम महकमों के दरमियान हो और दौरे के हवाले से किसी भी तरीके से कोई लूप होल अगर है, कोई कमी है, उसको दूर वक्ती तौर कर लिया जाए। गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल से जो हुक्मनामा जारी हुआ उसके मुताबिक तमाम सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स 12 जनवरी एतवार के रोज आज खुले रहेंगे। इसकी कंफर्मेशन साथ साथ कर दी गई थी। दूसरी बात यह कि चूंकि आप सब जानते हैं दौरा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, वो भी सारी चीजें देखी जा रही हैं, तो उस हिसाब से फैसले इस वक्त लिए जा रहे हैं। जरा इस पर मजीद बात करते हैं। तफसीलात के लिए कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी के पास चलते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। सलीम, एक तो ये बताइएगा कि इस सारे दौरे के बीच सिविलियन मूवमेंट के हवाले से क्या कुछ इकदामात हैं, बिला खलल मामूल की सरगर्मियां भी जारी रहें, क्योंकि हम सब जानते हैं इंपॉर्टेंट रास्ता फिलहाल बंद है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने आना है, रैली से खिताब करना, और देर रात गए खबरें ये भी आई कि एसआरटीसी बसों का भी इंतजाम किया गया है जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए। बाकी विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन सब डिवीजन किस तरीके से सरगर्मियां चलेंगी, क्या तैयारियां हैं? सलीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो सलीम वानी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। ये बताइएगा, विद इन सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल, तैयारियां हम देख रहे हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त मामूल के मुताबिक आम शहरियों की भी सरगर्मियां हो, नकलो अमल हो, कामकाज भी चलता रहे, जहां ट्रैफिक बंद है, बाकी सारी चीजें बड़ी एहतियात के साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी इकदाम सिविल और पुलिस हुकाम या अथॉरिटीज उठा रही हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट दोनों साइड से, और आम शहरी भी बिला खलल इस बड़े और खास मौके पर लुत्फानंदोज हो सके, इसके लिए भी किसी तरह की कोशिशें नजर आती हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट? जी आसिफ, जो ही ये जो कल का दिन है 13 जनवरी जो टनल का इनाग्रेशन होने वाला है, कल का दिन है जो उतनी सिक्योरिटी भी टाइटनेस होती है, लेकिन पिछले 4 दिन से लगातार जो ही ये बन गई कि इनाग्रेशन होनी है, पीएम नरेंद्र मोदी इसकी इनाग्रेशन होगी, तो 4 दिन से जो चहल पहल, जो सिक्योरिटी चेकिंग, जो बाकी सारे इंतजामात है इस वहाँ पे चलते थे, तो चलते चलते कल का दिन का वेट करना है। और कल आपने देखा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी वहाँ पे पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, आईजीपी कश्मीर, एडीजी कश्मीर, आईजी ट्रैफिक, सारे जो अफसरान है टॉप ब्रॉस के, वो वहाँ पे मीटिंग भी ली, जायजा मीटिंग भी दोनों जगहों की, चाहे आप गगनगिर टनल जहाँ पे शितकरी वाला साइड है, जो जहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी इनाग्रेट करेंगे, उसके बाद जहाँ पे वो जलसे को खिताब करेंगे, जो ट्रक यार्ड सोनमर्ग है, उसके बाद आज का दिन या कल का दिन, कल शाम से ही जो सिक्योरिटी टाइटनेस है वो काफी ज्यादा टाइट हुई, और ऑलरेडी जो जोजिला का एडवाइजरी लेह यूटी के एसएसपी ने भी डाली थी, उसके बाद एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने भी डाली थी, तो लोग कहीं ना कहीं अवेयर है कि इस रूट पे आज चलना ही वो ठीक नहीं रहेगा। अब जिसको मजबूरी है, गुंड तहसील की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा नजदीक वाला गुंड इलाका है, गुंड तहसील में ही गगनगिर पड़ता है, तो लोगों ने भी काफी कोऑपरेट किया है सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के टाइम काफी ज्यादा टाइटनेस होती है, तो लोगों ने भी एहतियात किया है, लेकिन जिनको मजबूरियां होती है उनको बाकायदा तौर पर प्रॉपर वेरीफाई, प्रॉपर चेकिंग होती है, और उनको वहां पे रूट पे चलने की ऑलरेडी 2 दिन जो 11 जनवरी से 13 जनवरी शाम तक जो सयाह थे, सोनमर्ग जाने वाले थे, उनको भी ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए बोला था कि उधर जाने के लिए कोई ये नहीं परमिशन मिलेगा। कल हमने जब सिक्योरिटी शार्ट्स बनाए थे चिनर में, तो वहां पे भी काफी सारे ऐसे टूरिस्ट भी आए थे जिनको वापस किया गया है। पूरी तरह से अलर्ट है सारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां है। अच्छा, आज चूंकि सरकारी दफातर भी सब डिवीजन के अंदर खुले रखने के लिए ऑर्डर्स जारी किए गए थे, ये सिर्फ इस मकसद से है कि कोऑर्डिनेशन यकीनी हो, या फिर अवाम का भी चूंकि कामकाज होता है थोड़ा बहुत, वहां पर भी किसी तरह की राहत शहरियों के लिए भी होगी, या सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन यकीनी हो इस मकसद से आज दफ्तर खुले रहे? देखो आसिफ, दोनों चीजें इसमें है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ये फैसला लिया है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो सारे अफसरान है, जो आज संडे है पूरे दिन खुला रहेंगे। ये ऐसा भी है कि काफी सारे लोग कल जाना भी चाहते हैं, क्योंकि अच्छा मौका है, टनल खुलने वाली है। सोनमर्ग जो ताजिर है, सोनमर्ग का जो सियाहती मुकाम है, 2 साल से ये इस इंतजार में थे कि हमको 12 महीने वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को, बाकी चीजों को बूस्ट मिलेगा। कल एमएलए कंगन मियां मेहर अली ने भी वेलकम स्टेप बताया है, और उसने मुबारकबादी भी दी है नरेंद्र मोदी को। और हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए, जो इस टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, सोनमर्ग से काफी लोगों को उम्मीद है, और सोनमर्ग से काफी लोग वाबस्ता भी है। इसीलिए यहाँ पे जो फैसला लिया गया है, ये कहीं ना कहीं
लोगों को कॉपरेशन के लिए भी और अपने अफसरान को तालमेल, अपने अफसरान को बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी तफसीलात फराहम चाहिए करने के लिए। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन वज़ीर आज़म का सोनमर्ग दौरा कल यानी पीर को होने जा रहा है। तमाम तैयारियां सूबाई इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल की गई हैं। NSG कमांडोज की तैनाती हो चुकी है। टनल के दोनों अतराफ, एक साइड जो लद्दाख वाला हिस्सा था, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर वाला, चूंकि है तो जम्मू कश्मीर में ही, लेकिन दो एरियाज को कनेक्ट करने में भी बड़ा कलीदी किरदार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोनमर्ग कम से कम सयाहों के लिए, ताजरों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए, मकामी शहरियों के लिए 12 महीने खुला रह सकता है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, फौरन वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर सरमा से कबल बिजली, पानी, सड़क सहूलियात या तिब्बी सहूलियात के हवाले से इकदाम उठाए गए, ये मुसलसल दावे किए जा रहे थे, लेकिन दूर अफ्तादा इलाकों में अभी भी परेशानियां हैं। मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों से इस वक्त लोग गुजर रहे हैं। इसकी शिकायतें भी मौसूल हुई हैं। इस ताल्लुक से जरा आपके सामने खबर रखेंगे। पंचायती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, तैयारियां इस हवाले से अथॉरिटीज कर रही हैं। और साथ साथ भारत को बहुत जल्द नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलेगा, इसकी बात करेंगे। और बात हुकूक अतफाल के ताल्लुक से भी मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और ज़रा बात सेहत शोबे की करते हैं। अगरचे सेहत शोबे पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नई मनसूबाबंदी बन रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर हमने आपके सामने रख दिया है, लेकिन ज़रा दूर दराज इलाकों के अंदर सेहत शोबे की क्या सूरत हाल है, इस पर बात ज़रूरी करें। क्योंकि शहर श्रीनगर की बात करें, शहर जम्मू की बात करें तो वज़रा की आमदरफ्त रहती है, नए नए जो कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं वो कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, और इसलिए थोड़ा बहुत विजिलेंस रहता है और आपको मुलाजमीन की कमी ज़्यादा वहाँ पर खलती नहीं है। लेकिन जब आप बालाई इलाकों के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर ही एक बड़ा सवाल है। आज सरहदी ज़िला टंगडार की बात करते हैं और सरहदी जिला टंगडार के अंदर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर ही एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि SDH टंगडार जो इस वक्त फंक्शनल है, न गायनोकोलॉजिस्ट है, न कंसल्टेंट है, न कंसल्टेंट एनेस्थीसिया वाला है। न सिर्फ इतना, बल्कि जब आप इस पूरे ब्लॉक की कहानी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। PSC टीटवाल एक जूनियर फार्मासिस्ट चला रहा है, ये सरकारी आदाद शुमार हम आपको बता रहे हैं। और कुल मिलाकर 150 के आसपास स्टाफ स्ट्रेंथ है मेडिकल ब्लॉक के अंदर, और 150 में 90 के करीब वैकेंट पोस्ट है, यानी 90 के करीब आपके पास असामियाँ ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, पैरामेडिकल ही नहीं है, दूसरा जो तिब्बी और नीम तिब्बी अमला है वो है ही नहीं। तो कुल मिलाकर हेल्थ फैसिलिटियाँ जो है वो इस वक्त बुरी तरह से मुतासिर है। टंगडार के अंदर 60% पोस्ट जो है वो वैकेंट पड़े हैं, और आदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि SDH यानी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगडार जो है, इनमें कंसल्टेंट एनेस्थीसिया, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, 6 मेडिकल ऑफिसर, सुपरवाइजर लैब टेक्नीशियन, सुपरवाइजर फार्मासिस्ट, हेड लैब टेक्नीशियन, सुपरवाइजर डेंटल, और फिर सुपरवाइजर एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर थिएटर टेक्नीशियन, इसके साथ साथ ड्राइवर, प्लम्बर, जूनियर ग्रेड नर्स, सफाई वाला, इलेक्ट्रिशियन, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इनका नामो निशानी कहीं पर नहीं है। इसके साथ साथ जब आप PSC गाबरा की बात देखते हैं तो या चित्रकूट PSC की बात देखेंगे, टीटवाल के अंदर, या NTPSC की नाचाना की बात करेंगे, हाजीनार की बात करेंगे, शम्सपोरा की बात करेंगे, इस तरीके से दीगर इलाकों की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक बताई जा रही है। और सूरत हाल ये इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है इस बेल्ट को, क्योंकि बर्फबारी हो चुकी है और सरहदी इलाके के अंदर और इस पहाड़ी इलाके के अंदर कम से कम 3 से 4 माह का वक्त ऐसा होता है जब ये एंटायर सूबा कश्मीर से कट जाते हैं और सिर्फ फिजाई राब्ते के जरिए से वहां पर रहा जाता है। और अक्सर हम देखते हैं कि फिर इमरजेंसी में कुछ पेशेंट को एयरलिफ्ट भी किया जाता है। दर्द ज़हन में मुब्तला खवातीन हो,
बच्चे हो या दीगर बुजुर्ग हो, सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मामला टंगडार इलाके का है जिस पर यह कहा जा रहा था कि सबकी नजर है और हम ये बताएं कि आर्मी की प्रेजेंस वहां पर ना हो तो इंसानी जानों को सबसे ज्यादा खतरा होगा। साहिल शमीम जिला कुपवारा से हमारे साथ है। साहिल, नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा का ये बेल्ट जो बर्फ से ढका रहता है, 3-4 महीने ये कटा रहता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, पूरे कश्मीर प्रोविंस से जमीनी राब्ता नहीं रहता है। इस बीच अगरचे हर बार ये कहा जा रहा है कि हर एक सिस्टम को ऑन रोल रखा गया है, ड्यूटियों पर हर एक चीज है और ऑन स्टॉक ऑल इज वेल है, लेकिन हक इत्तलात कानून ने जिस एक ऐसी चीज सामने रखी है, एक ऐसे सच को सामने रखा है और ये जो स्याही से लिखा जाता है मामला कि ऑल इज वेल है और ये जो सिंड्रोम पैदा किया गया है सेक्रेटरीट के अंदर कि सब कुछ ठीक ठाक है, उस पर एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। जी बिल्कुल गौर साहब, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरहदी जिले कुपवारा के लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका एक टंगडार इलाका है, वहां पर जो है हर साल की तरह जो है इस साल भी शिकायतें जो है वो मौसूल हो रही है लोगों की जानिब से कि यहाँ पर जो तबी अमला है उसकी कमी यहाँ पर जरूर है। अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से हमने टीटवाल की बात की या गबरा की बात की या शमसपुरा की बात की या नीचा की बात की या पीएचसी टंगडार की पीएचसी कंडी की बात की या एचडीएच टंगडार की बात की, हालांकि इसमें जो है जब नॉर्थ कश्मीर के जो मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने जो है जब विजिट किया था वहां पर, तो वहां पर जो है आश्वासन दिया गया था कि वहां पर जो है डॉक्टरों के साथ साथ बाकी दीगर मुलाजिमों को जो है वो भेजा जाएगा। हालांकि वो ऑन रिकॉर्ड है, तो वहां पर जो है जैसे डेंटल की अगर हम बात करेंगे इमीडिएट जो है डेंटल की वहां पे मांग की गई थी या जो गायनिकोलॉजिस्ट है उनकी मांग की गई थी, तो फिर जो अमला उसके साथ था जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा भी थे, तो उन्होंने जो है यकीन दिलाया था लोगों को कि और मेंबर पार्लियामेंट को कि हम जी इस इलाके में जो है तिब्बी निज़ाम को जल्द से जल्द जो है वो ठीक करेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये इस वक्त जो ये खबरें मौसूल हो रही है आम लोगों की जानिब से या सरकार की जानिब से, जिस तरह से इतलात जो सरकारी ज़राया बता रहे हैं कि इस वक्त जो है 90% तकरीबन 90% की कमी जो है वहाँ पर मुलाजिमों की है। जैसे वहाँ पर जो है ये NTPHCs है या बाकी जो SDH टंगडार है, लोग जो है कहीं ना कहीं जो है वो सफ़र कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूर हम कहेंगे कि इस साल जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया ने पहले जो ये दर्द ज़ेहन में मुब्तला ख़वातीन है उनको जो है यहाँ पर लाया गया था, हेडक्वार्टर के नज़दीक रखा गया था, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके घरों में या तो और कोई है या जो जिनके पास पैसा वगैरह है, लेकिन जो गरीब तबके से वाबस्ता लोग हैं उनका हाल तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वो जो है घर से नहीं निकल पाते हैं। उनका जो नज़दीकी PHC है या SDH टंगडार है वो उसी सहारे जो है वो जी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ये सवाल या निशान जो है जरूर खड़ा होता है। लोग भी चाहते हैं कि टीटवाल का इलाका है, नाचना का इलाका है, शमसपोरा है, कंडी है, कंडी शॉट है और दीगर इलाका जाते हैं जहां पर PHCs भी NTPHCs बनाई गई थी। ये उम्मीद लगाई गई थी, ये जो जाल बिछाया गया था ये सिर्फ इसलिए बिछाया गया था ताकि बुनियादी तौर पर फर्स्ट एड की सहूलियात, बुनियादी तौर पर एक डॉक्टर की सहूलियात, बुनियादी तौर पर एक पैरामिस्ट की सहूलियात जो वहां पर मिले। लेकिन देखा जा रहा है कि डॉक्टरों की कमी है। क्या हम ये माने कि लगातार जो भर्तियां भी हमने लास्ट ईयर देखी थी, उससे पहले भी देखी थी, जिन डॉक्टरों को कहा गया था कि वो करना, केरन, टंगडा, टीटवाल के अंदर ड्यूटियां देंगे और 2-2, 3-3 साल वो वहां पर रुकेंगे, उसके बाद ही सोचा जाएगा क्या उन्हें वापस वहां से लाया जाए, कहां पर उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, वो सिस्टम चला ही नहीं और सिर्फ इश्तिहार और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही वो मामला चला है। जी बिल्कुल गौर साहब, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो एक्चुअली ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं या ये दीगर बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पर जिस तरह से जब पोस्टिंग होती है किसी मुलाजिम की, वो ये कोशिश में रहता है कि मेरी ट्रांसफ़र कब जो है वहाँ से वापस हो जाएगी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा जो वहाँ के लोकल है, चाहे वो महकमा एजुकेशन से वाबस्ता है, चाहे वो महकमा तालीम से हेल्थ से वाबस्ता या किसी भी महकमे से वाबस्ता, जो मुलाजिम वहाँ के हैं जिनको उस बुनियाद पर जो है वहां पर नौकरी दी जाती है, वो भी इसी ताक में रहते हैं कि कब जी हमारी ट्रांसफर यहाँ से श्रीनगर की ओर जाए, क्योंकि हमारी फैमिली वगैरह जो है वो वहां पढ़ रही है या बाकी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो गरीब तबके से वाबस्ता लोग हैं उनको जो है यहाँ पर जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो अब जो है जिला इंतजामिया के साथ साथ जिस तरह से महकमा हेल्थ है वो इस पे क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त भी चलिए, बहुत शुक्रिया शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी हेल्थ सेक्टर टंगडार इलाके के अंदर, आसपास के NTPCs के अंदर ये जो एदाद शुमार मैंने आपके सामने रख दी, ये कोई सरकारी जराया नहीं है, ये RTI एक्ट के तहत सवाल पूछा गया, सवाल का जवाब डिपार्टमेंट की तरफ से दिया
गया और उसने सबके होश उड़ा दिया। और मुझे उम्मीद है कि वजीर सेहत साहिबा जो है वो इसकी ओर तवज्जो दें, क्योंकि फिर हम ये देखते हैं कि सारा रश जब हम देखते हैं ना श्रीनगर के अंदर क्यों पड़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर क्यों नहीं रश है जी, तहसील हेडक्वार्टर्स पर जो हमारे अस्पताल है वहां रश क्यों नहीं पड़ रहा है। तो सूरत हाल दरअसल यही है, जब डॉक्टर नहीं है, जब गाइनो नहीं है, जब ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया वहां पर मौजूद नहीं है, जब आपकी सफाई के लिए कर्मचारी वहां पर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सुबह तो दफ्तर खुलता है, लेकिन खुलता कितना है, वो काम कितना वो करता है, जिस पर्पज के लिए वो बनाया गया था क्या वो पर्पज एड्रेस हो रहा है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मामला सेहत का है। और उम्मीद यह है कि नई हुकूमत जो मौजूद वजूद में आई है, जिनके 100 दिन पूरे हो रहे हैं, जिनके प्रायोरिटी थी कि हेल्थ सेक्टर को हम एक नया दवाम बख्शेंगे, इसकी ओर खसूसी तवज्जो भी देंगे, और स्पेशली इन बॉर्डर बेल्ट्स की ओर जहां पर इस वक्त सहूलियत ना के बराबर है। अब चलते हैं जी आगे, बात जरा आपको बताते हैं पंचायतों की। अगरचे पंचायतों के इंतखाबात अभी नहीं हो रहे हैं और साल 2025 में इंतखाबात मुतवक्का है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो कमर कस ली थी और जो एदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक पंचायत वोटर लिस्टों में नाम डालने का सिलसिला जारी था और तकरीबन 7 मिलियन के आसपास वोटर्स पंचायतों के अब होंगे। अगरचे हतमी पंचायतों के हवाले से जो हतमी वोटर लिस्ट है वो 20 जनवरी को शाया की जाएगी, लेकिन हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा नए वोटरों ने अपना इंदराज कराया है, ताहम 1 लाख के करीब वोटरों के नाम भी काटे गए हैं। ये एदाद शुमार हमारे पास आ रही है। रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है वो लगातार चल रहा था। सुपरविजन इस तमाम इलेक्टोरल रोल्स की स्टेट इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा साहब कर रहे थे, उनका मातहत अमला कर रहा था। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो एदाद शुमार अभी सामने आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि तकरीबन 7 मिलियन के आसपास वोटर्स टोटल है, जिनमें 3 लाख के आसपास नए वोटर है, 1 लाख के आसपास वोटर कटे भी है। तब 20 जनवरी तक का इंतजार करना होगा, जिस दिन हतमी वोटर फिरिस्ते हमारे सामने होंगी और पता लगेगा कि किस इलाके के अंदर कितने वोटर बड़े हैं, किसके अंदर कितने कड़े हैं, सूबा जम्मू की सूरत हाल क्या है, सूबा कश्मीर की सूरत हाल क्या है, क्योंकि 2025 में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात तय हैं और इस ज़िम्मन में अगरचे हुकूमती इदारे अभी अपने तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके गिरफ्तार जरूर हो रहे हैं, सियासी जमातों के अंदर भी पंचायत इलेक्शनों के हवाले से गहमा गहमी तेज हो गई है। आप याद रखिएगा, कल ही पंचायत कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जिसमें रियासती हुकूमत और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से यह मुतालबा किया गया था कि आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबी बिगुल को जो है वो बजाया जाए, ताकि सर्दी भी ज़्यादा ना हो, गर्मी भी ज़्यादा ना हो। यानी सर्दी के अयाम कश्मीर के अंदर ख़त्म हुए होंगे, जम्मू के अंदर मौसम साजगार है। इस बीच अगर इंतखाबात होता है तो सबसे ज़्यादा वोटर्स जो है वो इन बल्दियाती इदारों में अपना हिस्सा जो है वो ले लेंगे। बहरहाल बड़ी खबर ये कि 20 तारीख का इंतज़ार, 20 को हतमी वोटर फिर सामने आ रही है, लेकिन 7 मिलियन के आसपास वोटर्स अब की बार पंचायतों के अंदर जो है वो इंदराज हो गया है। ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। पंचायतों के हवाले से बात हो रही है तो एक छोटा सा अपडेट आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी देना और उसके बाद सीधा आज के मेहमान के पास चलेंगे। वो जो स्पेशल सेगमेंट हमारी सीरीज चल रही है, खास मेहमानों को मदऊ करने का सिलसिला जारी है, उस ताल्लुक से जरा गुफ्तगू शनीद को आगे। लेकिन उससे पहले अपडेट, जब पंचायतों के हवाले से बात हो रही है 20 जनवरी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि जो फाइनल इलेक्टोरल रूल सामने आएगा, लेकिन दूसरी तरफ नए चीफ इलेक्शन की तकर्री का मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि राजीव कुमार 18 फरवरी को सबकदोश होंगे। 5 अफसरान का पैनल बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ये रिपोर्ट न सिर्फ वज़ीर आज़म को बल्कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और मिनिस्टर को भी नए कवानीन के मुताबिक दी जाएगी, जिसके बाद नए चीफ इलेक्शन की तकर्री अमल में लाई जाएगी। खबर यह है कि अभी तक इस फहरिस्त में जो लीडिंग रोल में है वो गणेश कुमार हैं। हो सकता है कि आइंदा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही बने और कानून के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी को फैसला लेना है। नाम जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर से उनको बाज़ाब्ता तौर पर वो उन नामों की सिफारिश भी करनी है और कमेटी इस ताल्लुक से जब रिपोर्ट तैयार करेगी प्राइम मिनिस्टर को देगी, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन को देगी, तो उसके बाद हतमी फैसला होगा किसके नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो एक नाम है वो गणेश कुमार के रूप में हो सकता है कि कल जाकर 20 तारीख के बाद उनको नए सरबराह के तौर पर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी जाए। आप सब जानते हैं
कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन पार्टी से मसाइल का सामना भी रहा है, काफ़ी सवालात भी उठाए गए हैं कि इलेक्टोरल रोल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हो, इस मामले पर सवालात उठाए गए। और यहाँ तक कि अलग अलग जगहों पर हमने ये देखा कि धांधली या गड़बड़ी के इल्ज़ामात भी काफ़ी ज़्यादा सीईसी पर लगते रहे या पूरे इदारे पर। तो उस दरमियान ये बड़ी तब्दीली होगी, कुछ दिनों का इंतजार इसके लिए भी करना होगा। एक तरफ इलेक्टोरल रोल जम्मू कश्मीर का पंचायती इंतखाबात के ताल्लुक से आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखें, तो दूसरी तरफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री भी अमल में लाई जाएगी। अब जरा खबरों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आज जरा उस मौजू की तरफ बढ़ते हैं जो हमने आप सब जानते हैं गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से शुरू किया था, 3 हफ्ते कबल शुरू किया था और अब तक 15 से ज़्यादा एपिसोड्स गुजर चुके हैं। वादी कश्मीर जम्मू सूबे से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मारूफ मुआलजीन को इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है और कोशिश ये रही है कि मेंटल हेल्थ के हवाले से, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से जो आदाद-ओ-शुमार या रिपोर्ट सामने आती रही हैं, उन आदाद-ओ-शुमार को सामने रखा जाए। आप लोगों के जो सवालात स्पेशल सेगमेंट में आते हैं या हमारे कुछ खदशात हैं, उनको दूर मुआलजीन की नज़र से किया जाए और उनका माहिराना मशवरा भी आप तक पहुँचे। आम ज़बान में शायद डिप्रेशन कहकर कुछ चीज़ें दरकिनार कर दी जाती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद की तादाद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में मुसलसल बढ़ रही है। इसकी तस्दीक कई जो तस्लीम शुदा और बड़े या प्रेस्टीजियस इदारे भी कर रहे हैं और रिपोर्ट्स को खंगालना या इन पर तज्ज़िया और तबसरा करना हम मुनासिब समझते हैं। और आज की ख़ास मेहमान या शरीक गुफ्तगू हमारे साथ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र खान साहब हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बानी रुकन हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग डी एडिक्शन सर्विसेज के। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो खुशामदीद प्रोग्राम में कहेंगे और शुरुआत ज़रा इसी से कि ये जो जहनी अमराज की तरफ हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के ज़रिए देखते हैं, इशारा किया जाता है जहनी मर्ज़ या जिसको एक छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करके डिप्रेशन कहकर शायद साइड लाइन कर दिया जाता है, यह असल में है क्या, कैसे इसको डिफ़ाइन किया जाए और आम लोगों में, आम घरों में अगर ये चीज़ समझनी हो कि डिप्रेशन है क्या, जो शायद सारी बीमारियों की जड़ भी बहुत सारे लोग बताते हैं, आसान और एक लाइन में समझना हो वो क्या है, ज़रा उसकी भी आपका जो ज़ाती तजर्बा है उससे भी हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत ज़रा इसी के साथ की जाए और उसके बाद हम दीगर मामलात पर जो आदाद-ओ-शुमार हैं एक एक करके उस पर भी आएंगे। मुज़फ़्फ़र साहब। चलिए, आसिफ साहब और गवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और पहले मैं आपको मुबारकबाद दे दूं कि इससे पहले भी आपने ड्रग एडिक्शन को लेकर एक सीरीज़ चलाई और आज आप मेंटल हेल्थ को लेकर चल रहे हैं, जो कि वक्त की ज़रूरत है। रही बात डिप्रेशन की, पहले जैसे मैं कल भी बात कर रहा था कि हमें पूरे सारे मेंटल इलनेसेस को डिप्रेशन का लेबल लगा के लेबल नहीं चिपकाना है। डिप्रेशन एक कंपोनेंट है सारे मेंटल इलनेसेस का। जहां डिप्रेशन को डिफाइन किया जाए, यह है, इट इज़ नॉट कि जैसे आज हम देख रहे हैं कि किसी को भी आप बोल रहे भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे डिप्रेशन है। आप सिगरेट क्यों पी रहे हो, मुझे डिप्रेशन है। आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ पर नज़र नहीं रखनी है। इसमें हम लोग जैसे क्लिनिकली हम बोलते हैं कि अगर 2 वीक्स तक किसी के अंदर मायूसी इतनी हो जी क्या वो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है या उसके काम पर, जो भी उसका रोजमर्रा का काम है, उसमें काफी हद तक खलल पड़ रहा है उस मायूसी की वजह से, उस वक्त हमारे पास ये बाइस से एक डायग्नोसिस बन जाते हैं कि नहीं ये डिप्रेशन हो सकता है। बाकी टेम्पररी मायूसी, बच्चे को पापा ने डांट दिया, 2 मिनट के लिए वो मायूस है, शाम तक वो मायूस है, उसको हम डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। या किसी मुलाजिम को जॉब पर कोई प्रॉब्लम हो गई, एक दिन के लिए वो स्ट्रेस में आ गया, उसको हम डिप्रेशन नहीं बताएंगे। हम ज़रूर बता सकते हैं कि वो स्ट्रेस में है, उसके अंदर स्ट्रेस रिएक्शंस आ रही है, मे बी उसके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चीज़ है जो उसको तंग कर रही है। लेकिन अगर वो तंगी ठीक ना हो, डिप्रेशन उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा फिर एंजाइटी और डिप्रेशन में अगर फ़र्क करना हो आम लोगों में तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि दोनों को एक साथ देखा जाता है। जी मैं आपके इस दोनों लाइनों से पहले एक लाइन जोड़ दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस की, रोजमर्रा की स्ट्रगल जो हमारी है जी। और हर इंसान
एक मॉडल है सिट्रस डायथीसिस मॉडल, कि दुनिया में हर कोई इंसान स्ट्रगल कर लेता है और ये हमेशा ये कशमकश चलती रहती है और इसी से दुनिया आगे बढ़ती है और हर इंसान इसी से तरक्की भी करता है और डूब भी जाता है। नाउ डिपेंड्स कि अगर इस इंसान की जो स्ट्रगल है, जब तक उसको ये होप है कि मैं इस स्ट्रगल में कामयाब हो जाऊंगा, और उसको जो वो परसीव करता है कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरे पास कितनी हेल्पलाइंस है, मेरे पास कितना मदद अवेलेबल है, और अपनी एबिलिटीज को भी वो देख के उसको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा, तब तक वो आगे बढ़ रहा है। और अगर उस स्ट्रेसेस, अगर हो सकता है कभी स्ट्रेस की नौयत बहुत ज्यादा हो, बहुत ही ज्यादा उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है, या इस इंसान के पूरी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव इवेंट्स इतनी चलती रही कि एक छोटा सा स्ट्रेसर ही उसको कोलैप्स कर देता है, तो पहले रिएक्शन जो आती है दैट इज स्ट्रेस रिएक्शन। स्ट्रेस रिएक्शन मींस इसको नींद नहीं आती है, इसकी धड़कन तेज हो जाती है, उसको बेचैनी हो जाती है, वो इसके अंदर चिड़चिड़ापा आ जाता है। लेकिन ये एक टेम्पररी फेज है, जैसे ही स्ट्रेस खत्म हो गया ये बंदा फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो उसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो है कि इसके अंदर फुल फ्लेजेड एंजाइटी डिसऑर्डर खड़ा हो जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी कई सारे कंपोनेंट्स है, जैसे हम लोग अपने जो हमारे कॉमन जो उसकी पिक्चर है दैट इज पैनिक एपिसोड। जी, बंदा एकदम पैनिक हो गया, पल्पिटेशन हो गई, घबराहट हो गई, सांस में दिक्कत हो गई, और उसको लग रहा है, उसको ये फीलिंग हो रहा है कि मैं अपना कंट्रोल लूज कर पाऊंगा, शायद मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और सब उसके साथ साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे उसमें परेशान हो जाते हैं। जहां तक जी ये मामलात है, पहले जैसे मैंने कहा कि पहली एक सिट्रस रिएक्शन है जो कि टेम्पररी फेज है, लेकिन अगर सिट्रसेस कंटिन्यू रहे, उनमें कोई कमी नहीं आई, तो बंदा एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाएगा। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी अगर उसका सिट्रसेस कंटिन्यू रहा और इधर से कोई सपोर्ट मुमकिन नहीं हुआ, तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का बाद जो स्टेज है तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन डिप्रेशन के भी फिर अपने लेवल्स है, ये मामूली हो सकता है, दरमियानी हो सकता है, सीवियर हो सकता है। जहां तक देखा गया है कि माइल्ड लेवल का डिप्रेशन है, मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन है, तो विद लिटिल सपोर्ट, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो काउंसलर्स का हो, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, ये बंदा कूप अप कर पाता है। लेकिन अगर वो सीवियर लेवल ऑफ डिप्रेशन में चला गया, तब जाकर ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। जी डॉक्टर जी, एक आखिरी चीज मुजफ्फर साहब ये आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मुख्तलिफ उम्र के जुमरों की बात की जाती है कि शायद इसमें नौजवान ज़्यादा है, उस पर जहनी मसाइल ज़्यादा इस वक्त हावी हो जाते हैं क्योंकि मुख्तलिफ किस्म का माहौल वो देखता है, शायद बुज़ुर्ग या मुअम्मर ख़वातीन जो हैं वो इस स्ट्रेस से या इस तरह की स्ट्रगल से नहीं गुजरती हैं। क्या आपका ज़ाती मुशाहिदा है हर एज नंबर वाला डिप्रेशन से, मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरता है, या फिर इसका कोई लिमिटेड है कि 15 साल, 25 साल, 30 साल वाला ही ज़्यादा शिकार हो रहा है? देखिए, जहां तक कश्मीर की इन पर्टिकुलर बात करेंगे, ओवरऑल अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा क्रॉप अप हो रहे हैं पोस्ट कोविड-19 जी। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात इन पर्टिकुलर करें, भी डेटा अभी जो आपकी सीरीज चल रही है कई दिन से मैं भी देख रहा था, सारे डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। बिल्कुल। अब अगर हम इसको सब डिवाइड करेंगे, अगर हम इसके डिफरेंट सेक्शंस को देखेंगे, जैसे चिल्ड्रन की पॉपुलेशन को देखेंगे, एडोलसेंस की पॉपुलेशन को देखेंगे, एडल्ट्स की पॉपुलेशन को देखेंगे, इवन जेनेटिक पॉपुलेशन मींस ओल्ड एज पॉपुलेशन को देखेंगे, तो ये हर सेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वैसी स्टडीज बहुत कम हुई है, बल्कि ना के बराबर हुई है कि जहां पर अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेक्शंस की बात हो, लेकिन कुल मिला के जो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो सभी सेक्शंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सब में मेंटल हेल्थ जो इश्यूज है, जो मेंटल हेल्थ जो क्राइसिस है, वो इस पार्ट ऑफ द ग्लोब में ज्यादा है।
तो डॉक्टर साहब, ये कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी ये लिख रहे हैं, क्या ये सही है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो ख़वातीन पर है, हमारी बेटियों पर है, क्योंकि वो डबल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और इसका हल उनके पास नहीं है कि कैसे इसका हल निकाला जाए, चाहे वो स्ट्रेस है या डिप्रेशन है? एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल सही है। और जितने भी रिसर्च में रिव्यू कर रहा था, हर जगह हम देख रहे हैं कि जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है मेंटल हेल्थ इश्यूज में से गुजर रही है, उसमें जो वुमेन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। और पर्सनली जो मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है, लेडीज विद डिप्रेशन एंड रिकरेंट डिप्रेशन मीन्स एक एपिसोड से बाहर आ गए, उसके बाद फिर कुछ हुआ और उसके बाद फिर रिकरेंट डिप्रेशन एपिसोड्स में चले गए, ये बासे तशवीश है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम मेरे ख्याल में वी ऑल नो कि कश्मीर पिछले 30 साल से किन हालात में गुजरा। 1 सेकंड, कोविड के बाद पूरी दुनिया में बहरान आया, कश्मीर कोई एक्सेप्शन नहीं था। बट जब आप कश्मीर को हिस्टोरिकली देखेंगे, अगर आप 2005 से ही कनेक्ट करेंगे, 2005 का अर्थक्वेक, 2008 की अपराइजिंग, 2010 की अपराइजिंग, 2016 की अपराइजिंग, 2014 का फ्लड्स, देन 2019 के बाद जो इवेंट्स हुए, अब आप देख रहे हैं कि जितने भी मामलात है, चाहे वो ड्रग अब्यूज हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो, जी इट इज द वुमन जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। जी, बहन की सूरत में भी, वाइफ की सूरत में भी, बेटी की सूरत में भी, it is the woman who is the highest sufferer among all these things. So definitely अब woman की resilience अगर आप देखेंगे, वो उनकी resilience भी मर्दों से ज्यादा है, but प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है, स्ट्रेसेस इतने ज्यादा है कि उनके अंदर जो आप देखेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है थ्रू डॉक्यूमेंटेशन के वो ज्यादा है। तो डॉक्टर डेफिनेटली ये ज्यादा साहब है। मुजफ्फर खान साहब, ये भी बताइएगा ना, अब उन माँओं के लिए, उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए आपका माहिराना मशवरा क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें वो देखे कि क्या ये चीज़ें उनके अंदर तो नहीं है, तो उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी है, और अगर कोई रेमेडी है आज खुद वो ले सकते हैं तो वो क्या है? देखिए, पहली बात तो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमारे पास जो मेंटल हेल्थ गैप है, मेंटल हेल्थ में जो हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज और जो जितनी डिमांड्स है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। अभी कल मैं देख रहा था, आप लोग सिर्फ साइकाट्रिस्ट की बात कर रहे थे। मेंटल हेल्थ में एक टीम की ज़रूरत है जिसमें एक साइकाट्रिस्ट है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकाट्रिक सोशल वर्कर है और एक साइकाट्रिक नर्स होती है। नाउ अगर आप पहले देखेंगे कि ओवरऑल इनमें सब में कमी है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये सारे कंसंट्रेट करके श्रीनगर में है, अर्बन में एरिया में है या जम्मू में है। अभी जो आप बात चला रहे थे, कल बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की, साइकाट्रिस्ट आपके कुपवारा में है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। बट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा सारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा नहीं है। अभी हमारे जो एरिया टंगड़ा, रजौरी, डोडा, पुंछ, बदरवा, हार्डली कभी मुझे पेशेंट रेफर करना होता है, हार्डली आई फाइंड एनीवन वहां पर लोकल रिसोर्स की जिसको मैं फैसिलिटेट करूं। 1 सेकंड, दिस इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लोगों पर। हमारे जितने भी दूसरे ऑर्गन जिनको भी है, हमें इस पर पहले सबसे पहले बात करने की जरूरत है, ताकि हमारे जो कौम है, हमारे जो लेडीज है, लोग है, वो डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज करें और हम लोग डिप्रेशन को एक रिकॉग्निशन दे। अभी हमारी बहुत सारी लेडीज जो है हमारे घरों में, अगर कोई लेडी ये बता देगी कि मैं उदास हूँ, शायद उसके घर में बोलेंगे कि इसका ये कोई बहाना है, इसलिए वो लोग प्रेजेंट कर लेते हैं कि मुझे कमर में दर्द है, मुझे टांगों में दर्द है, मुझे सिर में दर्द है। डिप्रेशन इज मोर प्रेजेंटेड बाय बॉडी एक, बाय सोमैटिक सिम्टम जी। सो हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है, घर घर बात पहुंचाने की जरूरत है, चाहे वो रेडियो प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान हो, और हमें कनेक्ट करने की जरूरत है उन लोगों के पास जिनके पास ये सबसे ज्यादा विजिट कर रहे हैं, जैसे फेथ हीलर्स जो हमारे पीर साहिबान है, सबसे ज्यादा लोग उनके पास पहुंच जाते हैं। हमें उनको इक्विप करने की जरूरत है ताकि वो लोगों को बताए कि वो रिकॉग्नाइज करे कि मेरी अंदर मायूसी आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में, लेकिन मायूसी है, चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आती है और गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, हिम्मत नहीं रहती है, जल्दी थक जाती हूँ,
भूख नहीं लगती है। अगर ये सारे चीजें कंटिन्यूअस होती है 10 दिन के बाद एक्सीड कर रहे हैं 10 डेज से मोर, तो उस लेडी को या उस बंदे को मशवरा करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मुझे मेंटल हेल्थ फैसिलिटी तक पहुंचना होगा। और अभी जो हमारा टेली साइकाट्री का शुरू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस और कितना लोगों को पता है इसके बारे में, उस पर ये ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सलाम जेके में आपने ज्वाइन किया और आपके माहिराना मशवरे से हजारों लोग मुस्तफीद होंगे जो इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर और टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कॉलर्स की तरफ भी थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन चूंकि इमरान नाइकू भी हमारे साथ ज्वाइन किया, आपसे वादा किया था कि हुकूक अतफाल या बच्चों के ताल्लुक से भी आपके सामने जरा बात करनी है और उसके बाद सीधा आप कोशिश करेंगे कि चंद कॉलर्स भी हमारे साथ बात कर पाए, उनकी बात भी जरा सुनेंगे। और हुकूक अतफाल के ताल्लुक से गुज़श्ता कई बार हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया है कि वो कमीशन जिसको जम्मू कश्मीर के अंदर जो खत्म हुआ दोबारा से बनाने की तैयारी हुई, लेकिन अभी एक तवील मुद्दत गुजर गई, चेयरपर्सन की तकर्री इस बड़े इदारे के अंदर नहीं हो सकी और मामला कई मरतबा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट भी पहुंचा। 1.5 बरस गुजर गया, ना अदालत के अहकामात पर अमल दरामद हो सका और ना ही दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर बैक टू बैक मीटिंग्स या कोशिशों के बावजूद कोई मस्बत पेशरफ्त अभी तक हुई है। इमरान नाइकू भी हमारे साथ है। इमरान, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? इमरान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइएगा कि कमीशन के काम में ताखीर कब तक ये इंतजार खत्म होगा और चेयरपर्सन की तकर्री, क्या 2025 में भी इंतजार खत्म होगा कहीं जाकर या फिर वही सिलसिला चलेगा जो हम देख रहे हैं 2019-20 के बाद? देखिए आसिफ साहब, टाइम कम है इसलिए मैं जरा क्विकली इसकी थोड़ी सी तफसीलात फराहम करता हूँ। साल 2022 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंट एक कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन बनाने का ऐलान किया और साथ साथ एक 6 मेंबर्स की कमेटी का भी ऐलान किया और इस कमीशन को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अप्रूव किया। ये अक्टूबर 2022 की बात है। और इस कमीशन को चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के लिए जो 6 मेंबर्स की जो कमेटी है, इसके एक चेयरपर्सन की भी जो है मंजूरी दी गई। और 1 साल गुजरने के बाद यानी कि साल 2023 जून में जम्मू कश्मीर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन इशू की और जिसमें उन्होंने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये जो चेयरपर्सन है और उसके साथ जो मजीद 6 मेंबर्स हैं और 6 मेंबर्स में ये भी कहा गया कि एक जम्मू जोन को हेड करेंगे और एक मेंबर उसमें जो है वो कश्मीर जोन को हेड करेंगे। 1 साल के बाद जब नोटिफिकेशन इशू की गई और उसमें जब कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो हमारे पास इतलात है, उसकी वजह से वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो उस क्राइटेरिया के हिसाब से उसमें जो है शामिल नहीं हो सकते थे और दोबारा से उसमें ताखीर हुई, रेस्पॉन्स बहुत पुअर था और फिर से 2023 से 2024 नवंबर में दोबारा से एक और नोटिफिकेशन इशू की गई और साथ साथ उससे पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन भी पास की गई और उसमें क्या हम ये माने कि हुकूमती इदारों ने जो विंडो खोला था उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म था उस हिसाब से जो नॉर्म थे उस हिसाब से किसी ने अप्लाई नहीं किया जिसकी वजह से ये हुआ, या एप्लीकेशन जितनी थी उनको सॉर्ट आउट करने में टाइम लग रहा है? बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमेे रखा गया था, जिस तरह जैसे कि इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स का, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स का कहा गया था कि इसमें अप्लाई करना है 34 साल की उम्र चेयरपर्सन के लिए, 34 से 36 साल की उम्र और इसी तरीके से 10 साल का एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन कम से कम, और ये कुछ ऐसी क्राइटेरिया था जिसमें बहुत कम रेस्पॉन्स मिला। लेकिन फिर से 2024 में नोटिफिकेशन इशू की गई और हालांकि इससे पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जैसे मैंने कहा PIL दर्ज की गई थी और उसमें फटकार मिली थी टिप्पा सरकार को कि इसमें ताखीर क्यों हो। ये भी कहा गया था कि एज सून एज पॉसिबल जो है इसको फिलअप किया जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स को इस सिलेक्शन कमेटी के जो है मेंबर्स बनाए गए हैं जिसके हेड चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। लेकिन 2024 नवंबर के तक भी ये जो है अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ और अब चूंकि हम 2025 में भी चले गए हैं और अभी भी ये जो कमीशन है ये अपनी जगह लटका हुआ है, ना तो सिलेक्शन कमेटी के पास ये जो प्रोसेस है पहुंचा है और ना ही
चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अतफालों पर मुश्तमिल कमीशन अभी भी नहीं बना है। हुकूमत को लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट का भी नोटिस था, उसके बावजूद भी काम नहीं चला। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिन लोगों को चुना जाना है उनके लिए क्राइटेरिया जो सेट किया गया है, शायद उस क्राइटेरिया को अभी भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ताहम सेक्शन 36 कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, सेंट्रल एक्ट 4 ऑफ 2006, उसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन जारी की थी 21 अक्टूबर सन 2022 को। उसके तहत मामला फिर 2023 में भी चला, 2024 में भी चला, लेकिन अभी तक नोटिसें और नोटिफिकेशन ही जारी चल रही हैं। चलिए जनाब, 9:55 वक्त हुआ है। 2-3 मिनट मेरे पास थे, लेकिन कॉलर्स नहीं ले पाएंगे, माजरत के साथ। सीधे हम चलते हैं जी वेदर अपडेट पर। आपको वेदर अपडेट बताएंगे कि रात किस तरीके से गुजरी है और मौसम का मिजाज किस तरीके से आज पूरे दिन रहेगा। सबसे पहले श्रीनगर चलते हैं, जहां पर दर्जा हरारत -3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। काजीगुंड गेटवे ऑफ कश्मीर जिसे आप कह रहे हैं 4.0 डिग्री। कुपवारा सरहदी इलाका है तो -4.0 डिग्री। आज कुपवारा के अंदर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पहलगाम सरतरीन इलाका जहां पर -6.2 बादल और धूप एक साथ आपको दिखेंगे। गुलमर्ग जहां पर सयाहों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, लेकिन दर्जा हरारत -5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। बांडीपोरा की भी सूरत हाल यही है कि आज हल्की से दरमियाना की बर्फबारी का इम्कान है। -3.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बारामूला के अंदर -2.3, पुलवामा भी दर्जा हरारत -3.6 डिग्री, बडगाम के अंदर -2.6 और शोपियां सरतरीन इलाका इस वक्त सूबा कश्मीर के अंदर जहां पर -6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू के दर्जा हरारत में थोड़ी सी बेहतरी आपको हर दिन अब नजर आएगी, 10.5 डिग्री। आज दिन में धूप की उम्मीद है। सांबा 9.1 डिग्री रात का दर्जा हरारत है, दिन में आज धूप की उम्मीद है। डोडा जहां पर मनफी दर्जा होता था वहां पर भी दर्जा ठीक हुआ, 7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रामबन के अंदर 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और किश्तवाड़ के अंदर 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भद्रवाह की बात करें तो 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पुंछ 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब फटाफट से लद्दाख की बात करते हैं, जहां पर -10 करगिल के अंदर रिकॉर्ड किया गया, लेह के अंदर -10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और द्रास सरतरीन इलाका नॉर्थ इंडिया का इस वक्त आपको दिखेगा, जहां पर दर्जा हरारत -18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में द्रास सरतरीन इलाका इस वक्त सामने आ रहा है। 9:57 का वक्त हुआ चाहता है। मुझे और आसिफ रशीद को आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह एक बार फिर प्रोग्राम सलाम जेके में आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। हम सबको अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा और आप बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला छोटे से वक्फे के बाद जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।